ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 781, प्राचीन की कब्र का उद्घाटन, भाग 1। अरे, वे दोनों सिर्फ रैंक 1 और रैंक 2 कोर रिवॉल्वर थे। शायद वे पहले से ही डार्क फॉरेस्ट के कुछ राक्षसों द्वारा खाए जा चुके हैं। भले ही वे मर चुके हों, फिर भी हमें उनकी तलाश जारी रखनी होगी। वे ज्ञानोदय पत्थर के साथ भाग गए, इसलिए अगर हमें उनकी स्टोरेज रिंग मिल जाए तो हे। यहाँ क्या हो रहा है? सीड ने चौंकते हुए आवाज में पूछा, उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते हुए। इवान उसके बगल में खड़ा था, उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव के साथ होलोग्राफिक स्क्रीन को भी देख रहा था। उन्होंने न केवल ज्ञानोदय पत्थर चुराया, बल्कि उन्होंने रैंक 3 एयरशिप भी चुरा ली। एक मौका ये भी है कि यह उनकी पहली डकैती नहीं है और हम उनकी स्टोरेज रिंग में कुछ और भी बेहतर पा सकते हैं। वैसे, क्या हम उस गुप्त क्षेत्र की तलाश नहीं करने जा रहे हैं? गुप्त क्षेत्र को छोड़ो, अगर हम उन 2 कमीनों को पकड़ सकें तो हम बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। इवान और सीड ने बगल से देखा और देखा कि सिल्वन उन्हें गंभीर भाव से देख रहा है। दादाजी, ये। सीड ने अपने सामने स्क्रीन की ओर इशारा किया और बोलने की कोशिश की। स्क्रीन पर लोगों की बातचीत सुनने के बाद वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह अभी भी सिल्वन से इसकी पुष्टि करना चाहता था। सिल्वन ने सीड के हैरान चेहरे को देखकर आह भरी और अपना सिर हिलाया। हाँ, ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दरअसल सिर्फ ये ही नहीं, सिल्वन ने कहा, और होलोग्राफिक स्क्रीन पर दृश्य बदल गया, जिसमें डार्क फॉरेस्ट का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जब होलोग्राफिक स्क्रीन पर डार्क फॉरेस्ट का प्रवेश द्वार दिखाई दिया तो इवान और सीड के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जंगल के बाहर हजारों लोग डेरा डाले हुए हैं। स्क्रीन पर दृश्य एक बार फिर बदल गया, जिसमें अलग अलग समूह जंगल के अंदर खोज करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जंगल के अंदर राक्षसों के कुछ समूहों को ऐसे घूमते हुए भी देखा जैसे कि वे किसी चीज की तलाश कर रहे हों। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो पाया उसके अनुसार, जिस नीलामी घर से तुमने ज्ञान का पत्थर चुराया था उसके मालिक ने तुम दोनों पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। यही वजह है कि डार्क फॉरेस्ट में इतने सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इनाम? इवान और सीड को सिल्वन की बात सुनकर झटका लगा और सीड ने स्तब्ध स्वर में पूछा, इनाम की राशि क्या है? सीड की बात सुनकर सिल्वन का मुंह बेकाबू हो गया और उसने अपनी भौं को रगड़ते हुए कहा, 60 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थर। भाड़ में जाओ। इवान और सीड ने इनाम की राशि सुनकर एक साथ गाली दी और अपने चेहरे पर अवाक भाव के साथ स्क्रीन को देखा। 1 मिनट रुको। अचानक सीड के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने एक बार फिर होलोग्राफिक स्क्रीन को देखा। इससे पहले मैंने उन्हें एक गुप्त क्षेत्र के बारे में बात करते हुए सुना था। मुझे मत बताओ, उसने लोगों के एक समूह को देखते हुए कहा जो गुप्त क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन संभावना बहुत अधिक है कि वे हमारी बंद दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, सिल्वन ने कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम दोनों 1 महीने पहले बाहर गए थे, है ना? सिल्वन की बात सुनकर इवान और सीड ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। क्या बंद दुनिया का पोर्टल खोलते समय किसी ने तुम्हें देखा था? सिल्वन ने पूछा। मैंने पोर्टल खोलने से पहले अपने आसपास की चीज़ों को स्कैन किया, लेकिन मुझे उस समय हमारे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। सिल्वन की बात सुनकर सीड ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन यह संभव है कि मुझसे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति वाला कोई व्यक्ति आसपास छिपा हो और मैं अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उन्हें महसूस नहीं कर पाया। सीड की व्याख्या सुनकर सिल्वन गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। इस बारे में भूल जाओ। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो पाया उसके अनुसार कोई नहीं जानता कि हम यहाँ रह रहे हैं। ऐसी संभावना है कि कुछ लोग दूसरों का ध्यान भटकाने और आपको पकड़ने के लिए किसी गुप्त दुनिया के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, जबकि दूसरे लोग गुप्त क्षेत्र की तलाश करते हैं। ऐसी भी संभावना है कि किसी ने गलती से आपके द्वारा खोला गया पोर्टल देख लिया हो, लेकिन वे समझ पाते कि यह क्या है, इससे पहले ही यह बंद हो गया। इवान और सीड ने सिल्वन की कही गई बात पर विचार किया और पाया कि यह बात सच है। अगर सीड द्वारा पोर्टल खोलने के समय कोई शक्तिशाली व्यक्ति आसपास छिपा होता तो वे भी उनके साथ बंद दुनिया में प्रवेश कर जाते। बंद दुनिया सिल्वन के नियंत्रण में है और अगर कोई भी उनके साथ बंद दुनिया में प्रवेश करता तो सिल्वन को उनकी उपस्थिति का तुरंत पता चल जाता। मैंने मुख्य रूप से आप लोगों को ये बताने के लिए बुलाया है कि आप फिलहाल बाहर न जाएं और यहीं रहें, सिल्वन ने इवान और सीड को निर्देश दिया। प्राचीन का मकबरा जल्द ही खुल जाएगा। एक बार यह खुल जाने के बाद डार्क फॉरेस्ट में हलचल धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसलिए अभी बंद दुनिया को न छोड़ें। इवान और सीड ने होलोग्राफिक स्क्रीन पर देखा और इतने सारे लोगों को देखकर दोनों ने अपना सिर हिलाया। वे देख सकते थे कि कई रैंक 3 कोर रिवॉल्वर भी जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे और बंद दुनिया को छोड़ना उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। तो मैं फिलहाल बाहर नहीं जा सकता। हो
इवान ने खुद से कहा और आह भरी। प्राधिकरण ऑल जीरो के लिए कूलडाउन टाइमर कल समाप्त हो गया था, जिसका मतलब था कि वह एक बार फिर रीपर के क्रोध कौशल का उपयोग कर सकता था। वह कुछ राक्षसों का शिकार करके अपने स्टेट पॉइंट को अधिकतम करना चाहता था, लेकिन अब जब वह बंद दुनिया को नहीं छोड़ सकता तो उसके लिए रीपर के क्रोध कौशल के सक्रिय प्रभाव का उपयोग करके अपने स्टेट पॉइंट को बढ़ाना असंभव होगा। इवान और सीडर को अपना सिर हिलाते हुए देखकर सिल्वन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब आप लोग वापस जा सकते हैं। इवान और सीडर सिल्वन की बात सुनकर मुड़े और जाने लगे। जाते समय इवान को अचानक कुछ याद आया और वह रुक गया। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं उससे प्राचीन के मकबरे के बारे में बात कर सकता हूँ। उसने मन ही मन सोचा और सिल्वन की ओर देखा। अध्याय 782 प्राचीन के मकबरे का उद्घाटन भाग 2। इवान और सीडर सिल्वन की गुफा से निकलकर उड़ गए। उड़ते समय सीडर ने इवान की ओर देखा और एक पल के लिए झिझका। एक संक्षिप्त विराम के बाद वह अब और चुप नहीं रह सका और गंभीर स्वर में बोला, अरे, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? अगर तुम चाहो तो मैं दादाजी से इस बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि उसने तुमसे जो काम करने को कहा है वह थोड़ा ज्यादा है। सीडर की बात सुनकर इवान ने उसकी तरफ नहीं देखा और अपना सिर हिला दिया। ठीक है, हालांकि उसके अनुरोध थोड़े ज्यादा लग सकते हैं, फिर भी वे मेरी क्षमता के भीतर हैं, इसलिए तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा, इवान ने कहा और थोड़ा मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... उसने मुझे बिना कुछ मांगे सार खदान और अन्य संसाधनों का उपयोग करने दिया, इसलिए अगर तुम इसके बारे में सोचो तो उसने जो कुछ भी मांगा है वह अनुचित नहीं लगता। सीडर इवान की बातें सुनकर चुप रहा और आगे की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उसने जो कुछ भी मांगा है वह ज्यादा है तो मुझे बता देना। मैं उस बूढ़े आदमी से इस बारे में बात करूंगा। सीडर की बात सुनकर इवान मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या तुम अब अपनी सफलता की तैयारी के लिए वापस जा रहे हो? हाँ, अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो मैं प्राचीन के मकबरे के खुलने से 1 या 2 दिन पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा, सीडर ने जवाब दिया। मैं समझ गया, मुझे भी कुछ चीजें तैयार करनी हैं, तो चलो तुम्हारी सफलता के बाद मिलते हैं। इवान ने सीडर को अलविदा कहते हुए अपने घर की ओर उड़ते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वन मुझे अन्य ड्रेड्स के साथ प्राचीन के मकबरे में इतनी आसानी से प्रवेश करने देगा। इवान ने अपने घर की ओर उड़ते हुए बुदबुदाया। उड़ते हुए उसने सोचा कि उसे बचे हुए समय में क्या करना चाहिए। पहले वह कुछ राक्षसों का शिकार करने के लिए बंद दुनिया से बाहर जाना चाहता था, लेकिन अभिनाम की वजह से उसके लिए बंद दुनिया से बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। अपने शुरुआती स्तर के रैंक 2 शैडो अनडेड और अपने सभी कौशल और अधिकारियों की मदद से भी उसके लिए रैंक 3 कोर रिवॉल्वर्स को हराना असंभव है जो उसे डार्क फॉरेस्ट में ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा सिल्वन ने उन्हें राक्षसों के कुछ समूह दिखाए जो अजीब पैटर्न में घूम रहे थे, जैसे कि वे कुछ खोज रहे हों। सिल्वन के अनुसार डार्क फॉरेस्ट का अधिपति भी लोगों को उनकी तलाश करने में मदद कर रहा है और वे राक्षस उसके अधीनस्थ हैं। उफ, मैं वास्तव में अपने सभी स्टेट पॉइंट को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना चाहता था और प्राचीन के मकबरे के खुलने से पहले और अधिक छाया मरे बनाना चाहता था, लेकिन अब ये संभव नहीं है। इवान ने बड़बड़ाया और अपने घर के प्रशिक्षण क्षेत्र में शेष दिन बिताने का फैसला किया। हालांकि प्रशिक्षण क्षेत्र रीपर के क्रोध कौशल के सक्रिय प्रभाव जितना उपयोगी नहीं था, फिर भी यह उसे अपनी नई शक्तियों से परिचित होने में मदद कर सकता था। लेकिन कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी प्रगति की जांच करनी होगी, इवान ने कहा और अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी। लगभग आधे घंटे बाद वह अपने घर के सामने उतरा और प्रशिक्षण मैदान में चला गया। प्रशिक्षण मैदान में उसने देखा कि उसके अधिकांश छाया मरे हुए लोग या तो खेती कर रहे थे या अपने कौशल की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कक्षों का उपयोग कर रहे थे। इवान ने अपने छाया मरे हुए लोगों को कड़ी मेहनत करते देखकर संतुष्टि में सिर हिलाया और प्रशिक्षण मैदान के अंत तक चला गया। प्रशिक्षण मैदान के अंत में वह एक बंद कमरे में आया। कमरा बंद था, लेकिन इवान ने इसे आसानी से खोल दिया क्योंकि वह घर के सभी निर्माणों को नियंत्रित कर सकता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक मजबूत औषधीय सुगंध ने इवान के नथुने पर हमला किया, जिससे वह थोड़ा उदास हो गया। उसने कमरे के अंदर देखा और देखा कि अमारा एक भट्टी के सामने खड़ी थी जिसके ऊपर एक विशाल कड़ाही थी। कमरे का फर्श विभिन्न प्रकार के औषधि और गोली की बोतलों से भरा हुआ था। अमारा पूरी तरह से कड़ाही पर केंद्रित थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि इवान कमरे में कब प्रवेश करता है। अमारा की जागरूकता की कमी से बेपरवाह इवान कमरे के अंदर चला गया। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने लापरवाही से जमीन से एक औषधि की बोतल उठाई। पोषण की बोतल हल्के हरे रंग के तरल से भरी हुई थी और उसमें से एक तेज औषधीय गंध निकल रही थी। हीलिंग पोशन निम्न स्तर रैंक 1, एक हीलिंग पोशन जो रैंक 1 कोर रिवॉल्वर्स की छोटी मोटी चोटों को ठीक कर सकता है। हीलिंग पोशन को देखने के बाद इवान ने हल्के पीले रंग के तरल से भरी एक अलग बोतल उठाई।
चपलता पोषण निम्न स्तर रैंक 1 सेवन करने पर यह पोषण उपयोगकर्ता की चपलता को 3 मिनट के लिए 5 पॉइंट तक बढ़ा सकता है। पोषण की अवधि समाप्त होने के बाद उपयोगकर्ता की चपलता 5 मिनट के लिए 10 पॉइंट तक कम हो जाएगी। इस पोषण के प्रभाव को स्टैक नहीं किया जा सकता। नोट: यदि उपयोगकर्ता की चपलता 50 पॉइंट से अधिक है तो पोषण का प्रभाव समाप्त होने के बाद उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। इवान ने जमीन पर पोषण और गोलियों की सरणी का सर्वेक्षण किया, जिसमें कम से कम 10 अलग अलग प्रकार की गोलियां और पोषण थे। अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और वह पहले से ही कई तरह के निम्न स्तर के पोषण बनाने में कुशल हो गई है। इवान ने चुपचाप सोचा, क्योंकि उसने अमारा को देखा जो कुछ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अगर वह इसी तरह अपनी कीमिया कौशल को निखारती रही तो बहुत जल्द वह मध्यम और उच्चतम स्तर के रैंक 1 पोषण और गोलियां बनाने में सक्षम हो जाएगी। इवान ने मन ही मन कहा। वह हमारा द्वारा बनाए गए पोषण और गोलियां बेचकर मिलने वाले पैसे के बारे में सोच रहा था। यह अच्छा है कि वह मरी नहीं है और उसे सोने की जरूरत नहीं है। इवान ने कीमिया कक्ष से बाहर निकलते हुए बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह ... एक बार जब वह उच्च स्तरीय कीमियागर बन जाएगी तो मैं उसे 24 घंटे पोषण और गोलियां बनाने के लिए कहूंगा। अमारा मध्यम स्तर की शक्ति वाली पोषण बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी जब उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, जिससे वह एक पल के लिए अपना ध्यान खो बैठी। जिस क्षण उसने अपना ध्यान खो दिया, कड़ाही के अंदर की जड़ी बूटियां अस्थिर हो गईं और काले धुएं का गुबार बाहर निकला, जिससे कमरे में जलने की गंध भर गई। अमारा ने कड़ाही की ओर देखा, जिसमें से अभी भी काला धुआं निकल रहा था और उसका शरीर कांप उठा। अरे, ये तो वह कुतिया एलिसिया ही होगी। वह जरूर कुछ योजना बना रही है। यही वजह है कि मुझे पहले अचानक ठंड लग रही थी। उसने जोर से गाली दी और इवान से शिकायत करने का फैसला किया कि एलिसिया उसके खिलाफ कुछ योजना बना रही है। अगले कुछ दिनों तक इवान ट्रेनिंग ग्राउंड में रहा और उसने कई ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल किया। पिछली बार रीपर के क्रोध कौशल का इस्तेमाल करने और मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंचने के बाद उसके स्टेट पॉइंट काफ़ी बढ़ गए। अलग अलग तरह के ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल करके इवान ने जल्दी ही अपनी शक्तियों को अपना लिया। ट्रेनिंग ग्राउंड की उपयोगिता की वजह से उसके कुछ स्टेट पॉइंट कुछ पॉइंट और भी बढ़ गए। इस दौरान उन्होंने अपने छाया मरे हुओं को भी संगठित किया और उन्हें अलग अलग टीमों में विभाजित किया ताकि उनके लिए एक साथ काम करना आसान हो सके। शेष दिन पलक झपकते ही उड़ गए और आखिरकार प्राचीन के मकबरे के उद्घाटन का दिन आ गया। अध्याय 783 तुम्हें पाया। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? अनास्तासिया ने खुद से पूछा, क्योंकि वह डार्क फॉरेस्ट में और भी गहराई तक उड़ रही थी। उसके हाथ की हथेली के ऊपर गहरे लाल रंग के खून की एक बूंद तैर रही थी। खून एक छोटे काले अवरोध से ढका हुआ था जो खून की आभा को बाहर निकलने से रोक रहा था। खून की बूंद बता रही है कि वह डार्क फॉरेस्ट में कहीं है, लेकिन किसी कारण से यह उसका सटीक स्थान निर्धारित नहीं कर पा रहा है। अनास्तासिया ने खून की बूंद को देखते हुए बड़बड़ाया। ऐसा लगता है कि अगर मुझे मास्टर को ढूंढना है तो मुझे वाकई उस कष्टप्रद कमीने से मिलना होगा, अनास्तासिया ने कहा और खून की बूंद को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। खून की बूंद को दूर रखने के बाद उसने अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी और डार्क फॉरेस्ट के केंद्रीय क्षेत्र की ओर उड़ गई। उड़ते समय उसने हजारों लोगों को देखा जो डार्क फॉरेस्ट में घूम रहे थे, जैसे कि वे सभी कुछ ढूंढ रहे हों। आखिर ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर गहरी उदासी के साथ कुछ कहा और आगे की ओर उड़ना जारी रखा। जब वह उड़ रही थी तो उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपने पीछे देखा। जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि 4 लोग उसका पीछा कर रहे थे। चारों लोग पुरुष थे और उनमें से एक बिगिनर लेवल रैंक 2 को रिवॉल्वर था, 2 मध्य स्तर के थे और एक रैंक 2 के शिखर पर था। ऐसा लगता है कि हजारों सालों के बाद भी लोग अभी भी अज्ञानी मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं, अनास्तासिया ने कहा, क्योंकि उसने अपने पीछे चल रहे 4 लोगों की नग्न वासना को महसूस किया। उसके शरीर के अंदर की दुनिया का सार हिल गया और वह उन 4 को मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने कुछ सोचा और रुक गई। मुझे उन्हें मारने से पहले उनसे पूछना चाहिए कि डार्क फॉरेस्ट में इतने सारे लोग क्यों हैं, उसने बुदबुदाया और उड़ना बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसका पीछा कर रहे 4 लोग उसके करीब आ गए और उससे कुछ दूरी पर रुक गए। रुकने के बाद उन 4 ने अनास्तासिया के सुंदर रूप को देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। अपनी आधी से ज्यादा शक्ति अपने सार क्लोन में स्थानांतरित करने के कारण अनास्तासिया के चारों ओर की आभा थोड़ी अव्यवस्थित थी, इसलिए 4 लोग उसकी रैंक निर्धारित नहीं कर पाए। 4 ने उसकी रैंक निर्धारित न कर पाने के बाद भी उसका पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि उसके चारों ओर की आभा अव्यवस्थित थी। उसकी अव्यवस्थित आभा को महसूस करने के बाद 4 ने सोचा कि अनास्तासिया गंभीर रूप से घायल हो गई है और अगर कुछ हुआ भी तो उनके लिए उससे भागना मुश्किल नहीं होगा। मिस, क्या आप सभी हैं? समूह के शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर ने चमकती आंखों से अनास्तासिया के शरीर को देखा और बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया उलट गई है। शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर उलझन में था कि क्या हुआ, लेकिन अचानक वह आसमान से नीचे गिरने लगा।
नीचे गिरते समय इवॉल्वर ने देखा कि उसका सिर रहित शरीर अभी भी अन्य 3 कोर इवॉल्वर के बगल में आसमान में मंडरा रहा था। सिरविहीन शरीर को देखने के बाद ही शीर्ष रैंक 2 कोर इवॉल्वर को एहसास हुआ कि किसी ने उसका सिर काट दिया है। उसका सिर आसमान में कुछ बार घूमा और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। जब उसका सिर कुछ बार घूमा तो शीर्ष रैंक 2 कोर इवॉल्वर ने देखा कि अनास्तासिया उसके चेहरे पर उदासीन भाव से उसे देख रही थी और उसका बायां हाथ खून से सना हुआ था। इससे पहले कि उसका दिमाग आखिरी सेकंड में देखी गई सभी चीज़ों को समझ पाता, शीर्ष रैंक 2 कोर इवॉल्वर का दृश्य काला हो गया और उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। उसका सिरविहीन शरीर, जो अभी भी आसमान में मंडरा रहा था, नीचे गिरने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। 3 अन्य कोर इवॉल्वर अभी भी इस बात से अनजान थे कि अभी क्या हुआ है, और सिरविहीन शरीर के गिरने पर होने वाली तेज आवाज़ को सुनने के बाद ही वे सभी अपने होश में आए। उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई और वे सभी अनास्तासिया को डरावनी आंखों से देखने लगे। बिना कुछ सोचे समझे तीनों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे एक भी कदम आगे बढ़ा पाते, एक पहाड़ जैसा दबाव उन पर टूट पड़ा और वे तीनों आसमान से जमीन पर गिर पड़े। अनास्तासिया भी आसमान से नीचे उतरी और एक ही झटके में उसने मिड लेवल रैंक 2 कोर इवॉल्वर्स के दोनों सिर काट डाले। शुरुआती स्तर का रैंक 2 कोर इवॉल्वर अपने साथियों के साथ जो हुआ उसे देखकर बुरी तरह डर गया और अनास्तासिया को डरावनी आंखों से देखने लगा। पहले जब वह उसे देखता था तो उसे लगता था कि वह सफ़ेद पोशाक में एक परी है, लेकिन अब उसकी तीखी काली आंखों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी शैतान को देख रहा है। अनास्तासिया को इस बात की परवाह नहीं थी कि शुरुआती स्तर का कोर इवॉल्वर उसे कैसे देख रहा है, और उसकी काली आंखें पीली रोशनी से चमक रही थीं। उसके पीछे हजारों मीटर लंबे काले ड्रैगन की एक धुंधली छवि दिखाई दी और उसने ठंडी आवाज में पूछा, बोलो, डार्क फॉरेस्ट में इतने सारे लोग क्यों हैं? जब कोर इवॉल्वर ने अनास्तासिया के पीछे काले ड्रैगन की धुंधली छवि देखी तो उसका दिमाग चकरा गया और एक गहरा डर उसके शरीर में समा गया जिसे उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। हम यहाँ इनाम की वजह से आए हैं। कोर इवॉल्वर को जो डर लग रहा था उसकी वजह से उसने अनास्तासिया को बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता दिया। उसने उसे गुप्त क्षेत्र और अन्य चीज़ों के बारे में भी बताया जो उसने सुनी थी। एक शुरुआती स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर। अनास्तासिया का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने सुना कि ज्ञानोदय पत्थर चुराने वालों में से एक शुरुआती स्तर का रैंक 1 इवॉल्वर था। मास्टर कुछ समय पहले ही यूटोपिया में आया है, इसलिए उसे भी शुरुआती स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर होना चाहिए। उसने सोचा और शुरुआती स्तर के रैंक 2 कोर इवॉल्वर को देखा जो डर से कांप रहा था और उसकी निगाहें चुभ रही थीं। क्या आपके पास ज्ञानोदय पत्थर चुराने वालों की तस्वीर है? उसने तत्परता से भरी आवाज में पूछा। मेरे पास है, शुरुआती स्तर के कोर इवॉल्वर ने कांपती आवाज में कहा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक क्रिस्टल निकाला। क्रिस्टल निकालने के बाद उसने अनास्तासिया के सामने 2 छवियां प्रक्षेपित कीं। एक छवि सीडे की थी जो भूरे रंग की चमड़ी वाले एल्फ के भेष में था, जबकि दूसरी छवि इवान की थी जब वह उसके साथ डार्क फॉरेस्ट से निकला था। इवान की छवि को देखकर अनास्तासिया की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसने अपने हाथ से होलोग्राफिक छवि को छूने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। तुम्हें पा लिया। अध्याय 784 कब्र में प्रवेश भाग 1। प्राचीन का मकबरा यूटोपिया के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। गेहेना साम्राज्य, जिसे राक्षसों के साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिणी क्षेत्र में सबसे मजबूत शक्ति है। गेहेना साम्राज्य के अलावा असीम महासागर भी दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। असीम महासागर वह स्थान है जहां ड्रैगन द्वीप स्थित है। प्राचीन का मकबरा असीम महासागर के किनारे पर स्थित है, जो ड्रैगन द्वीप के क्षेत्र की शुरुआत को चिन्हित करता है। इस समय असीम महासागर के किनारे पर विभिन्न प्रजातियों के हजारों लोग एकत्र हुए थे। वहां बीस्टेकिन्स, वैम्पायर, ड्रैगन, मेचेड्रॉइड, दानव, मनुष्य, कल्पित बौने और कई अन्य प्रजातियां थीं। सभी एकत्रित लोग अपने सामने गहरे नीले समुद्र को देख रहे थे और उनके चेहरे पर उत्साह की झलक थी, मानो वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही लोग समुद्र को देख रहे थे, पानी अचानक बेचैन हो गया और असीम महासागर के किनारे से कुछ दूरी पर एक भंवर बनने लगा। तैयार हो जाओ, मकबरा खुलने वाला है। सिर के ऊपर 2 हल्के बैंगनी सींग वाले एक आदमी ने पानी के भंवर को देखते हुए अपने साथियों से कहा। उस आदमी के छोटे गहरे काले बाल, हरी आंखें थीं और उसने हल्के सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके हाथ हल्के बैंगनी रंग के तराजू से ढके हुए थे, जो दर्शाता था कि वह एक ड्रैगन था। उस आदमी का नाम वोइट्सकार था और वह ड्रैगन के वर्तमान शासक एल्ड्राकर का सबसे छोटा बेटा था। ड्रैगन के समूह से कुछ दूर थॉमस एक महिला के पीछे खड़ा था जिसके लंबे चांदी के बाल और खूनी लाल आंखें थीं। महिला के चारों ओर की आभा एक शीर्ष रैंक 2 कोर इवॉल्वर की थी और उसकी सुंदरता के कारण कई लोग समय समय पर उसकी ओर देखते थे। हालांकि उसने उनकी ओर नहीं देखा और ठंडे भाव से पानी के भंवर को घूरना जारी रखा। महिला एम्बर नाइटफॉल थी, जो एलिस्टेयर नाइटफॉल की बेटी थी। पिशाचों के समूह के बगल में राक्षसों का समूह खड़ा था।
राक्षसों का नेतृत्व गहरे नीले रंग की त्वचा और काली आंखों वाला एक आदमी कर रहा था। उसके सिर के बीच से एक तेज सींग निकल रहा था और एक खूनी आभा उसके शरीर को ढंक रही थी। दानव का नाम जोडा था और वह एक रक्त दानव था। वह रैंक 2 के शिखर पर था और राक्षसों के बीच सबसे मजबूत रैंक 2 को रिवॉल्वर में से एक था। राक्षसों से कुछ दूरी पर बीस्टिकिंस का एक समूह खड़ा था। बीस्टिकिंस का नेतृत्व एक महिला कर रही थी, जिसके निचले आधे हिस्से में सांप था। महिला के घुंघराले सफ़ेद बाल और पीली आंखें थीं। उसकी त्वचा हल्के भूरे रंग की थी और उसके चारों ओर पीक रैंक 2 को रिवॉल्वर की बहुत शक्तिशाली आभा थी। महिला का नाम नोएल था और वह एक नागा थी। आसपास से विश्वसार जल भंवर की ओर भागता रहा और प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ भंवर का आकार बढ़ता जा रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में जल भंवर 500 मीटर व्यास का हो गया। जिस क्षण जल भंवर 500 मीटर व्यास तक पहुंच गया, एक चांदी की किरण जल भंवर से निकली और भंवर के ऊपर के शून्य को भेद दिया। जैसे ही चांदी की किरण जल भंवर के ठीक ऊपर शून्य में गायब हो गई, आसपास का स्थान हिलने लगा। भंवर के ऊपर खाली जगह में दरारें दिखाई देने लगीं और वहां एक पोर्टल प्रकट होने लगा। पोर्टल को देखकर सभी लोगों की आंखें चमक उठीं और वे सभी जल्द से जल्द पोर्टल के अंदर भागना चाहते थे। पोर्टल हम सभी को अलग अलग स्थानों पर भेजेगा। हमारी पहली प्राथमिकता मकबरे में प्रवेश करने के बाद फिर से इकट्ठा होना होगा। हल्के चांदी के बालों वाले एक सुंदर योगिनी ने गंभीर स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... फिर से इकट्ठा होने से पहले अन्य लोगों के साथ संघर्ष से बचने की कोशिश करें और जीवित रहने की पूरी कोशिश करें। हाँ, चांदी के बालों वाले योगिनी की बात सुनकर सभी योगियों ने एक साथ उत्तर दिया और अपने चेहरे पर प्रशंसा की नज़र से उसे देखा। योगिनी का नाम वाल्ट था और वह एक पीक रैंक 2 को रिवॉल्वर भी था। बस कुछ ही सेकंड में पोर्टल पूरी तरह से प्रकट हो गया और पानी का भंवर गायब होने लगा। हम 3 महीने तक कब्र में रह सकते हैं। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और इन 3 महीनों में जितना संभव हो उतना लाभ कमाना चाहिए, एक मेकाड्रॉइड ने कहा और उसकी हल्की नीली आंखों में बिजली चमकने लगी। एक बार जब पानी का भंवर गायब हो गया तो दानव, जो पहले पंक्ति में थे, पानी के ऊपर दिखाई देने वाले पोर्टल की ओर बढ़ गए। जोडा ने दानवों के समूह का नेतृत्व किया और पोर्टल के सामने आ गया। हमारे महान सम्राट के नाम को कलंकित मत करो। जो कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे उसे मार डालो, जोडा ने अपने पीछे खड़े दानवों से कहा और पोर्टल में प्रवेश किया। जोडा की बात सुनकर सभी दानवों की आंखों में क्रूर रोशनी चमक उठी और वे उसके पीछे चले गए। जल्द ही सभी दानव पोर्टल के अंदर गायब हो गए। दानवों के बाद उनके पीछे खड़े ड्रैगन पोर्टल में प्रवेश कर गए। एक एक करके लोगों के समूह पोर्टल में प्रवेश करते रहे और आधे घंटे से भी कम समय में असीम महासागर के किनारे पर इकट्ठा हुए हजारों लोग पोर्टल के अंदर गायब हो गए। एक बार जब सभी लोग मकबरे में प्रवेश कर गए तो कुछ शक्तिशाली इवॉल्वर जो एम्बर, वोइड स्कार और अन्य जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ आए थे, पोर्टल के सामने उभरे। इनमें से अधिकांश व्यक्ति रैंक 4 को रिवॉल्वर थे और उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे जो अभी अभी पोर्टल में प्रवेश कर चुके थे। अपने विश्वसार का उपयोग करते हुए उन्होंने आगे किसी भी प्रवेश को रोकने के लिए पोर्टल के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। अपना कार्य पूरा करने के बाद संरक्षक छाया में गायब हो गए। संरक्षकों के गायब होने के कुछ मिनट बाद पोर्टल अचानक सफ़ेद रोशनी से चमक उठा, जिससे यह आभास हुआ कि कोई अभी अभी मकबरे में प्रवेश कर गया है। पोर्टल की निगरानी कर रहे संरक्षक ये देखकर भ्रमित हो गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि पोर्टल क्यों चमक रहा था, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं आया था। पोर्टल की असामान्यता केवल कुछ सेकंड तक ही रही, इसलिए संरक्षकों ने इसकी बहुत अधिक परवाह नहीं की और इसे अनदेखा करना चुना। उन सभी को पता नहीं था कि उस संक्षिप्त सेकंड के दौरान कुछ लोग उनकी जानकारी के बिना मकबरे में प्रवेश कर गए। अध्याय 785 कब्र में प्रवेश भाग 2। यदि आपके पास औषधि या किसी भी चीज़ की कमी है तो बस मुझे बताएं। मेरे पास बहुत सारे हैं, सीड ने इवान से कहा क्योंकि वे दोनों टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग की ओर उड़ रहे थे। कुछ दिनों पहले की तुलना में सीड के चारों ओर का आभामंडल पूरी तरह से अलग था और अब वह एक पीक रैंक 2 को रिवॉल्वर था। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, इवान ने कहा और एलिसिया को देखा जो उसके छाया भंडारण में थी। जब आपके पास एक मरे हुए व्यक्ति है जो लाइफ रेंज जैसे टूटे हुए कौशल का उपयोग कर सकता है तो उपचार, औषधि या अन्य चीज़ों की क्या ज़रूरत है। इवान की बात सुनकर सीड ने अपना सिर हिलाया और अपने भंडारण की अंगूठी से एक टोकन निकाला। ये लो, हमें प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने के लिए इस टोकन की आवश्यकता है। इवान ने सीड के हाथ से टोकन लिया और उसे देखा। टोकन हल्के हरे रंग के कांच से बना था और उस पर एक अजीब रून उकेरा हुआ था। ये टोकन कैसे काम करता है? टोकन लेने के बाद इवान ने अपने चेहरे पर उत्सुकता भरी नज़र से पूछा। इवान की बात सुनकर सीड ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और अपना सिर हिलाया। मुझे पक्का नहीं पता, एशले ने ही ये टोकन बनाए थे।
जहां तक मुझे पता है वह कुछ महीने पहले असीम महासागर में गई थी, जहां प्राचीन का मकबरा स्थित है, और उसने अंतरिक्ष के नियमों की अपनी समझ का उपयोग करके वहां कुछ किया और प्राचीन के मकबरे के प्रवेश द्वार को उस टेलीपोर्टेशन संरचना से जोड़ा जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। सीडे की बात सुनकर इवान ने भौहें उठाईं और अपने हाथ में टोकन देखा। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष के नियमों के बारे में उसकी समझ काफी अच्छी है। उसने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिलाया। वैसे बाकी लोग कहाँ हैं? इवान ने अचानक पूछा। वे टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग में हमारा इंतजार कर रहे हैं, सीडे ने जवाब दिया और अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी। इवान ने भी अपनी गति बढ़ा दी और सीडे का पीछा किया। सीडे ने 3 दिन पहले रैंक 2 के शिखर को तोड़ा। जब वह इवान से मिलने आया तो वह अपने साथ 4 अन्य ड्रॉइड भी लाया जो उनके साथ प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने वाले थे। ड्रॉइड की आबादी अधिक नहीं थी, इसलिए मकबरे में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम थी। सिल्वन ने उन लोगों को मकबरे में प्रवेश करने से मना किया जो मध्य स्तर रैंक 1 से नीचे थे, क्योंकि यह उनके लिए बहुत खतरनाक था। प्रत्येक ड्रॉइड का जीवन बहुत कीमती था, इसलिए वह कमजोर ड्रॉइड को मकबरे में प्रवेश करने और एक अर्थहीन मौत मरने नहीं देना चाहता था। केवल रैंक 2 या उससे नीचे के लोग ही मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए सबसे उत्कृष्ट ड्रॉइड का चयन करने के बाद सिल्वन ने सीडे के अलावा केवल 4 ड्रॉइड को मकबरे में प्रवेश करने की अनुमति दी। जल्द ही इवान और सीडे उस टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग में पहुंच गए जिसका उपयोग उन्होंने बंद दुनिया से बाहर निकलने के लिए किया था, और बाहर 5 लोगों को खड़ा देखा। एशले के अलावा एक मध्य स्तर रैंक 1 कोर रिवॉल्वर, 2 पीक स्तर रैंक 1 और एक शुरुआती स्तर रैंक 1 रिवॉल्वर था। जब एशले ने इवान और सीडे को देखा तो वह इमारत के अंदर चली गई और तटस्थ स्वर में कहा, चूंकि आप सभी यहाँ हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मकबरा कुछ मिनट पहले ही खुल चुका है। सीडे और इवान 4 ड्रार्ड्स के बगल में उतरे और एशले के पीछे इमारत के अंदर चले गए। मैंने सुना है कि मकबरे के अंदर रैंक 3 के राक्षस भी हैं। क्या आपको लगता है कि यह सच है? जैक, शीर्ष रैंक एक ड्रॉइड में से एक, जिसके छोटे सुनहरे बाल और हल्की नीली आंखें थीं, ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। वास्तव में मकबरे के अंदर रैंक 3 के राक्षस हैं, और अगर आप जल्दी मरना नहीं चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूर रहें। काला, शुरुआती स्तर रैंक 2 ड्रॉइड ने जैक की बात सुनकर एक सपाट आवाज में कहा। काला के लंबे भूरे बाल और भूरी आंखें थीं। अन्य ड्रार्ड्स की तरह उसकी त्वचा भी छाल जैसे पैटर्न से ढकी हुई थी जो उसे एक अनूठा रूप देती थी। मकबरे में प्रवेश करने के बाद हमें अलग अलग स्थानों पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। काश मैं आप लोगों के आसपास कहीं दिखाई देता, या यह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। मध्य स्तर रैंक 1 ड्रॉइड और पाल ने थोड़ी तनावपूर्ण आवाज में कहा। तुम किस बात से डर रहे हो? इवान को देखो, वह भी तुम्हारी तरह ही मध्य स्तर रैंक 1 कोर रिवॉल्वर है। क्या वह तुम्हें नर्वस लग रहा है? कियारा, दूसरे शीर्ष रैंक 1 कोर रिवॉल्वर ने मजाकिया आवाज में कहा। ओए कियारा, मेरी तुलना इस राक्षस से मत करो। जब हम चारों ने मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तब भी हम उसे हरा नहीं पाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके जैसा व्यवहार कर सकता हूं, जबकि मैं उसके सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक सकता? और पाल ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा और इवान की ओर देखा जो उनके बगल में चल रहा था। इवान ने अपने कंधे उचका दिए जब उसने देखा कि ओरपल उसे थोड़ी नाराज आंखों से देख रहा है। पहली बार जब ओरपल इवान से मिला तो उसने उसे एक मैच के लिए चुनौती दी, क्योंकि उसे पता था कि वे दोनों ही मध्यम स्तर के रैंक 1 रिवॉल्वर हैं। स्पार का नतीजा बिल्कुल स्पष्ट था। इवान ने सिर्फ एक चाल में ओरपल को हरा दिया और मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अन्य 3 ड्रार्ड्स ने भी इवान को मुंह हिलाते हुए देखा, क्योंकि वे भी उसे हराने में असमर्थ थे। काला शुरुआती स्तर की रैंक 2 कोर रिवॉल्वर थी, लेकिन इवान ने बस विंड और लाइटनिंग शीप और बुलबियर के शैडो अनडेड को बुलाया। जब काला ने इतने सारे रैंक 2 राक्षसों को देखा तो उसने उनसे लड़ने की कोशिश किए बिना ही जल्दी से हार मान ली। ठीक है, मैंने तुम्हें जो टोकन दिए हैं उन्हें अपने हाथ में पकड़ो और फॉर्मेशन के बीच में खड़े हो जाओ, एशले ने अचानक इवान और अन्य लोगों से कहा जब वे एक फॉर्मेशन के सामने पहुंचे। इवान ने सीडे द्वारा पहले दिया गया टोकन थाम लिया और अन्य ड्रार्ड्स के साथ फॉर्मेशन के बीच में खड़ा हो गया। इस टोकन को मत खोना। यदि आप टोकन खो देते हैं तो 3 महीने बाद जब मकबरा बंद हो जाएगा तो आपको यहाँ के बजाय असीम महासागर के बाहर भेज दिया जाएगा, एशले ने कहा जब इवान और सीडे फॉर्मेशन के बीच में खड़े थे। एशले की बात सुनकर सीडे और अन्य लोगों ने गंभीर भाव से अपना सिर हिलाया और ऐसे मुखौटे पहने जिससे उनका रूप बदल गया। एक बार जब सीडे और अन्य लोगों ने अपना रूप बदल लिया तो एशले ने फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। उसने इस बारे में कोई शब्द नहीं कहा कि उन्हें मकबरे में प्रवेश करने के बाद कैसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि सिल्वन ने उन्हें पहले ही कई बार सावधानी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। जैसे ही एशले ने फॉर्मेशन को सक्रिय किया, इवान और अन्य लोगों पर एक चांदी की चमक छा गई और वे सभी 5 बंद दुनिया से गायब हो गए। अध्याय 786 मकबरे के अंदर भाग 1। काले कोहरे में लिपटे एक स्थान पर लगभग 100 मीटर व्यास वाली एक सुनहरी वेदी स्थित थी। अंधेरे कोहरे के बीच प्रकाश का एकमात्र स्रोत वेदी से समय समय पर निकलने वाली सुनहरी रोशनी की किरणें थीं।
वेदी जटिल दिखने वाले रूनों से भरी हुई थी और उसके बीच में कुछ डूबा हुआ था। वेदी के बीच में अंधेरा इतना घना था कि जो कुछ भी डूबा हुआ था वह दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि कोई भी नहीं देख सकता था कि वेदी के बीच में क्या है, बस वहां देखने से लोगों को डर का गहरा एहसास होता था, जैसे कि सब कुछ नष्ट करने में सक्षम कोई चीज वहां सो रही हो। गड़गड़ाहट। अचानक वेदी को ढंकने वाला अंधेरा बेचैन हो गया और पूरा इलाका हिलने लगा। सुनहरी वेदी पर अंकित सभी प्राचीन रून चमकीली रोशनी से जगमगा उठे और बेचैन अंधेरे को रोकने की कोशिश करने लगे। इस समय वेदी के बीच में डूबी हुई चीज ने अचानक एक अजीब सी आवाज निकाली और इलाके में अंधेरा पूरी तरह से अलग स्तर पर बढ़ गया। अंधेरे को बाहर फैलने से रोकने के लिए सुनहरी वेदी और भी तेज रोशनी से जगमगा उठी। कुछ मिनटों की बेचैनी के बाद वेदी के आसपास का अंधेरा आखिरकार शांत हो गया और बीच में डूबी हुई चीज ने भी अजीब आवाजें करना बंद कर दिया। सुनहरी वेदी ने भी सुनहरी रोशनी से चमकना बंद कर दिया और उस पर अंकित सभी रून सामान्य हो गए। हालांकि वेदी सामान्य दिख रही थी और कुछ भी जगह से बाहर नहीं लग रहा था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर कोई भी देख सकता था कि उस पर उकेरे गए प्राचीन रून पहले की तुलना में धुंधले थे। तारांकन तारांकन तारांकन। सूरज आसमान में चमक रहा था और बादल हल्की हवा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। प्राचीन के मकबरे के एक निश्चित क्षेत्र में एक चांदी की रोशनी चमकी और इवान वहां दिखाई दिया। मकबरे में प्रवेश करने पर उसने तुरंत शैडो वॉक कौशल के अदृश्यता प्रभाव का उपयोग किया और खुद को छिपा लिया। खुद को अदृश्य बनाने के बाद इवान ने चारों ओर देखा और अपने आसपास का निरीक्षण किया। चारों ओर देखने पर उसने खुद को बिना किसी पेड़ के समतल जमीन पर खड़ा पाया। जमीन सूखी, हल्की पीली घास और छोटे पत्थरों से भरी हुई थी। समतल जमीन के क्षितिज पर उसने कुछ विशाल पहाड़ देखे जो उनके बीच बड़ी दूरी के कारण धुंध में ढके हुए थे। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए इवान ने पुष्टि की कि उसके आसपास कोई खतरा नहीं था। ये पुष्टि करने के बाद ही कि उसके आसपास कोई खतरा नहीं था, उसने शैडो वॉक कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया और दिखाई देने लगा। यह ऐसी जगह नहीं लगती जहां किसी ने रैंक 5 और रैंक 6 के 10 कोर रिवॉल्वर्स को मार डाला हो। इवान ने खुद से कहा, सीड द्वारा उसे प्राचीन के मकबरे के बारे में बताई गई बातों को याद करते हुए। वह कुछ मिनटों तक समतल जमीन पर चला और एक विशाल चट्टान की छाया में रुक गया। अब मुझे आगे बढ़ने से पहले 2 काम करने होंगे, इवान ने कहा और अपनी छाया को देखा। टीम ब्लैक। उसने हल्के से आवाज लगाई और उसके शैडो स्टोरेज से लगभग 300 शैडो अनडेड का एक समूह उभरा। समूह के सामने वोलेक, एक्लिप्स और काजल खड़े थे। टीम ब्लैक में इवान ने अपने सभी शैडो अनडेड को इकट्ठा किया जो चुपके और छिपने में कुशल थे। दूसरे शब्दों में वे सभी हत्या और जानकारी एकत्र करने में माहिर थे। टीम ब्लैक का नेता वोलेक था, जबकि उपनेता एक्लिप्स और काजल थे। टीम ब्लैक को बुलाने के बाद इवान ने वोलेक को प्राचीन के मकबरे के बारे में जानकारी एकत्र करने और साथ ही एक नक्शा बनाने का आदेश दिया ताकि वह स्वतंत्र रूप से घूम सके। इवान का आदेश पाकर वोलेक ने टीम ब्लैक को अलग अलग समूहों में विभाजित किया और उन सभी को जानकारी एकत्र करने और मकबरे का नक्शा बनाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा। अधिक सटीक रूप से काम करने के लिए वोलेक ने सोनिक बैट्स के शैडो अनडेड से टीम ब्लैक के सदस्यों पर ध्वनि संचरण कौशल डालने के लिए कहा। ध्वनि संचरण कौशल के माध्यम से टीम ब्लैक के सभी सदस्य एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, बशर्ते वे एक दूसरे से बहुत दूर न हों। इस कौशल के कारण टीम ब्लैक के लिए मकबरे का नक्शा बनाना बहुत आसान हो गया। वोलाक इवान के साथ पीछे रह गया और टीम ब्लैक के सदस्यों द्वारा ध्वनि संचरण के माध्यम से भेजी जा रही जानकारी का उपयोग करके उसने मकबरे का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। उसने टीम ब्लैक के सदस्यों को आदेश दिया कि वे पहले मैदान का नक्शा बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और फिर आगे बढ़ें। जब टीम ब्लैक जानकारी एकत्र कर रही थी और नक्शा बना रही थी, इवान ने छाया मरे की एक और टीम को बुलाया। इस समूह में लगभग 1000 छाया मरे थे और समूह का नाम टीम रेड था। टीम ब्लैक से अलग, जो चुपके से हमला करने में माहिर थी, टीम रेड के छाया मरे भारी विनाशकारी शक्तियों वाले फ्रंटलाइन लड़ाके थे। टीम रेड का नेता एडम था, जबकि उपनेता अल्बेलू, गोबू और ब्राउन बुलबियर का नया नाम थे। टीम रेड को बुलाने के बाद इवान ने उन्हें कुछ रैंक 1 राक्षसों का शिकार करने और उनके शरीर को उसके पास लाने का आदेश दिया। इवान का आदेश पाकर टीम रेड तुरंत रैंक 1 राक्षसों का शिकार करने के लिए निकल पड़ी। एक बार जब वे रैंक 1 राक्षसों का शिकार कर लेंगे और मैं उनकी आत्माओं का उपयोग करके कुछ उच्च स्तरीय सोल बीकन सफलतापूर्वक बना लूंगा, इवान ने खुद से कहा जब उसने टीम रेड को अपनी नज़रों से ओझल होते देखा। एक बार जब टीम रेड उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो इवान ने कुछ और शैडो अनडेड को छोड़ा और उन्हें अपने आसपास की सुरक्षा करने का आदेश दिया। शैडो अनडेड को अपनी परिधि को सुरक्षित करने का निर्देश देने के बाद इवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कोर की रैंक बढ़ाने के लिए आसपास से विश्वसार को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
मकबरे में विश्वसार का घनत्व बंद दुनिया की तुलना में कहीं अधिक था, जिससे यह उसके लिए विश्वसार को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आदर्श स्थान बन गया, जबकि उसके शैडो अनडेड ने उनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वोलेक ने समतल भूमि का एक सटीक मानचित्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। समय समय पर टीम रेड के सदस्य इवान के लिए रैंक 1 राक्षसों के शव लाते थे, जो आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके उनकी आत्माओं को अवशोषित करते थे। समतल भूमि काफी बड़ी थी, इसलिए 300 से अधिक छाया मरे हुओं की मदद से भी वोलेक को नक्शा पूरा करने में लगभग 15 घंटे लगे। समतल भूमि का नक्शा पूरा होने के बाद वोलेक खड़ा हुआ और इवान के पास गया। वोलेक की उपस्थिति को महसूस करते हुए इवान ने दुनिया के सार को अवशोषित करना बंद कर दिया और आखिरकार आगे बढ़ने का फैसला किया। अध्याय 787 कब्र के अंदर भाग 2। इवान ने वोलेक द्वारा बनाए गए नक्शे की जांच की और एक पेशेवर कलाकार के समान इसकी विस्तृत शिल्प कौशल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वोलेक के बारे में सोचना, जो किसी भी 3 साल के बच्चे को अपनी नज़र से डरा सकता है, वह इतना कुशल कलाकार है। इवान ने वोलेक के भूत जैसे चेहरे के बारे में सोचते हुए सोचा। जब इवान ने समतल भूमि के नक्शे को देखा तो उसे आखिरकार इसकी विशालता का एहसास हुआ। यहाँ तक कि क्षितिज पर जो पहाड़ उसे दिखाई दे रहे थे, वे भी उससे 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर थे। मानचित्र के जरिए उसने मैदान में कई अजीबोगरीब जगहों को देखा। ये क्रॉस मार्क क्या है जो मैं मानचित्र पर देख रहा हूँ? उसने मानचित्र पर क्रॉस के चिन्हों की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये निशान उन जगहों को दर्शाते हैं जहां टीम ब्लैक के सदस्यों ने अजीबोगरीब पौधों, खनिजों और अन्य खजानों या संसाधनों जैसी असामान्य घटनाओं को देखा। हालांकि उन्होंने इन वस्तुओं को पहचान लिया था, लेकिन वे शुरुआती स्तर के रैंक 2 या मध्य स्तर के रैंक 2 राक्षसों द्वारा संरक्षित थे, इसलिए टीम ने उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास करने के बजाय केवल मानचित्र पर चिन्हित किया। इवान के सवाल को सुनने के बाद वोलाक ने समझाया। खजाने और संसाधनों के उल्लेख पर इवान की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं और उसने देखा कि मानचित्र पर लगभग 9 क्रॉस मार्क थे। इसके अलावा वोलाक ने कहा, टीम ब्लैक ने कई अन्य वस्तुओं की भी खोज की जो किसी भी राक्षस द्वारा संरक्षित नहीं थीं। हालांकि ये राक्षसों द्वारा संरक्षित वस्तुओं जितनी मूल्यवान नहीं थीं, फिर भी मैंने उन्हें उन सभी को इकट्ठा करने का निर्देश दिया। वोलाक की व्याख्या सुनकर इवान ने संतुष्टि में सिर हिलाया और नक्शे पर एक अलग निशान पर ध्यान केंद्रित किया। इन सितारों के निशानों के बारे में क्या? उसने नक्शे पर 4 सितारों के निशानों को देखते हुए पूछा। ये उन स्थानों को इंगित करते हैं जहां टीम ब्लैक ने अन्य व्यक्तियों का सामना किया था। अन्य व्यक्ति? वोलाक की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं। उद्धरण चिन्ह ... आपका मतलब है कि अन्य जातियों के व्यक्ति जो मकबरे में प्रवेश कर गए थे? हाँ, वोलाक ने इवान की बात सुनकर पुष्टि में सिर हिलाया। इवान ने सितारों के निशानों को देखा और पाया कि वोलाक ने उन लोगों की रैंक भी नोट कर ली थी जिनसे टीम ब्लैक ने मुलाकात की थी। एक शुरुआती स्तर का रैंक 2 शीर्ष स्तर का रैंक 1 और एक मध्य स्तर का रैंक 1 इवॉल्वर हो। उसने बड़बड़ाया और फिलहाल उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया क्योंकि वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। जब इवान मानचित्र का अध्ययन कर रहा था, टीम रेड कुछ और मृत राक्षस लेकर आए। इवान ने आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके राक्षसों की आत्माओं को अवशोषित किया। राक्षसों की आत्माओं को अवशोषित करने के बाद अब उसके संग्रह में शुरुआती स्तर के रैंक 1 राक्षसों की कुल 53 आत्माएं, मध्य स्तर के राक्षसों की 16 आत्माएं और शीर्ष स्तर के रैंक 1 राक्षसों की 4 आत्माएं थीं। मैं आखिरकार शुरुआती स्तर के रैंक 1 आत्माओं का उपयोग करके एक आत्मा बीकन बना सकता हूं, इवान ने कहा जब उसने देखा कि उसके पास आखिरकार 50 शुरुआती स्तर के रैंक 1 आत्माएं थीं और उसने आत्मा बीकन कौशल को सक्रिय किया। जिस क्षण उसने आत्मा बीकन कौशल का उपयोग किया, 50 शुरुआती स्तर के रैंक 1 आत्माएं तुरंत उसके संग्रह से गायब हो गईं और उसके संग्रह में एक छोटी त्रिकोणीय आकार की वस्तु दिखाई दी। हाथ। इवान ने त्रिकोणीय आकार की वस्तु की जांच की और उसके विवरण उसके सामने प्रकट हुए। शुरुआती स्तर रैंक 1 सोल बीकन 15,000 किलोमीटर की दूरी तक टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 15,000 किलोमीटर। इवान की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि वह सोल बीकन का उपयोग करके कितनी दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता है और वह थोड़ा मुस्कुराया। अब जब सब कुछ तैयार है तो मुझे भी चलना शुरू कर देना चाहिए, उसने बड़बड़ाया और खड़ा हो गया। उसने नक्शे को देखा और उसकी नज़र सबसे बड़े क्रॉस मार्क पर रुक गई। कुछ ऐसा जो एक मध्य स्तर और 2 शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, वह काफी मूल्यवान होना चाहिए, उसने कहा और अपने घोड़े को बुलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में इस तरह की सवारी करूंगा, इवान ने टिप्पणी की क्योंकि वह विंड और लाइटनिंग भेड़ की पीठ पर बैठा था। विंड और लाइटनिंग भेड़ के शैडो अनडेड शुरुआती स्तर रैंक 2 थे, इसलिए उनकी चपलता स्पष्ट रूप से इवान की तुलना में अधिक थी। हालांकि भेड़ की सवारी करना अजीब था, लेकिन प्राचीन के मकबरे में तेजी से यात्रा करने के लिए उनका उपयोग न करने का कोई कारण नहीं था। विंड और लाइटनिंग भेड़ पर सवार होने के बाद उसने टीम रेड के सदस्यों को अपने शैडो स्टोरेज में वापस बुलाया।
चूंकि टीम ब्लैक अभी भी नक्शा बना रही थी, इसलिए इवान ने उन्हें वापस नहीं बुलाया। उसने दूसरी विंड और लाइटनिंग भेड़ को बुलाया और वोलाक को उस पर सवार होने के लिए कहा। वोलाक भेड़ की पीठ पर बैठ गया और टीम ब्लैक के अन्य सदस्यों द्वारा भेजी गई जानकारी का उपयोग करके नक्शा बनाना जारी रखा। एक बार वोलाक के बैठ जाने के बाद इवान ने भेड़ों को नक्शे पर चिन्हित स्थान की ओर बढ़ने का आदेश दिया। विंड और लाइटनिंग भेड़ों के चारों ओर फट गए और दोनों भेड़ें हरे बैंगनी धारियों में बदल गईं, जो निर्दिष्ट स्थान की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। चपलता विंड और लाइटनिंग भेड़ों का किला थी, इसलिए इसने उन्हें बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की अनुमति दी। भेड़ों के ऊपर बैठकर इवान को ऐसा लगा जैसे वह एक सुपरकार की सवारी कर रहा हो और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वोलाक का ध्यान मानचित्र बनाने पर था, इसलिए उसने भेड़ों की बिजली की गति से परेशान होने से बचने के लिए विश्वसार का उपयोग करके अपने चारों ओर एक ढाल बनाई। जिस स्थान पर इवान जाना चाहता था वह उसके स्थान से लगभग 30,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन भेड़ों की बिजली की गति के कारण उसे वहां पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगे। अगर भेड़ों ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया होता तो वह वहां और भी तेजी से पहुंच सकता था, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब वह स्थान से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर था तो उसने पहले से बनाए गए सोल बीकन को भी ज़मीन पर गिरा दिया ताकि अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह तुरंत भाग सके। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर इवान ने अपने सामने एक गुफा देखी और अंदर से एक मध्य स्तर और 2 शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों की आभा महसूस की। राक्षसों की आभा के अलावा उसने एक अजीब आभा भी महसूस की जो राक्षसों से बिल्कुल अलग थी। यह उस चीज़ की आभा होनी चाहिए जिसकी ये राक्षस रखवाली कर रहे हैं, उसने बड़बड़ाया और भेड़ों से उतर गया। भेड़ों से उतरकर वह गुफा की ओर चला गया और उसकी परछाई हिलने लगी। टीम रेड बाहर आओ, शिकार का समय हो गया है। अध्याय 788 स्कारलेट ब्लड रोज भाग 1। मकबरे के समतल मैदान में इवान एडम, अल्बेलू, गोबू और ब्राउन के साथ एक गुफा के सामने खड़ा था। उनके पीछे 1000 से ज्यादा शैडो अनडेड खड़े थे जो टीम रेड के सदस्य थे। अगर हम गुफा के अंदर लड़ेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा, इवान ने गुफा के प्रवेश द्वार को देखते हुए कहा। मध्य स्तर रैंक 2 और 2 शुरुआती स्तर के राक्षस जो गुफा के अंदर थे, उन्हें पहले से ही उनकी उपस्थिति का एहसास था, लेकिन वे बाहर नहीं आए और अंदर ही रहने की योजना बना रहे थे। इवान गुफा के अंदर लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि टीम रेड के सभी सदस्यों के लिए इतनी संकरी जगह में लड़ना असंभव होगा। इसके अलावा अगर उसने अपने शैडो अनडेड को गुफा के अंदर बेतहाशा हमला करने का आदेश दिया तो राक्षसों द्वारा संरक्षित खजाना हमलों की शक्ति से नष्ट हो सकता है। लगता है मुझे उन्हें किसी दूसरे तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा, इवान ने खुद से कहा जब राक्षस उसकी उपस्थिति को महसूस करने के बाद भी बाहर नहीं आए और उसने गोबू की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। इवान को अपनी ओर देखते हुए देखकर गोबू ने एक कदम आगे बढ़ाया और एल्ड्रिच ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। पागलपन प्रेरण, उसने एक ठंडी आवाज में कहा और एल्ड्रिच ऊर्जा गुफा के अंदर चली गई। पागलपन प्रेरण, केवल लंबे समय तक आपकी उपस्थिति में रहने से आपकी एल्ड्रिच ऊर्जा की विशुद्ध अलौकिक प्रकृति के कारण कमजोर लोग पागल हो सकते हैं। दहाड़ दहाड़, जैसे ही एल्ड्रिच ऊर्जा गुफा के अंदर चली गई, इवान ने गुफा में मौजूद राक्षसों की दहाड़ सुनी। गुफा में भागती हुई एल्ड्रिच ऊर्जा को देखते हुए इवान ने उस समय के बारे में सोचा जब उसने गोबलिन किंग पर शैडो रिसर्जेक्शन का इस्तेमाल किया था और यह एल्ड्रिच गोबलिन में विकसित हुआ था। उस समय मुझे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार यूटोपिया में एल्ड्रिच गोबलिन को खोजने का एकमात्र स्थान प्राचीन का मकबरा है, उसने खुद से कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एल्ड्रिच गोबलिन के वर्तमान निवास स्थान के अलावा इवान को उनके मूल के बारे में भी जानकारी मिली जब गोबलिन किंग विकसित हुआ। एल्ड्रिच गोबलिन की उत्पत्ति। एल्ड्रिच गोबलिन रहस्यमय और दुर्जय भूतों की नस्ल है जो एल्ड्रिच ऊर्जा और दूसरी दुनिया की ताकतों से गहराई से प्रभावित हैं। एल्ड्रिच गोबलिन आमतौर पर प्राचीन, अस्थिर पोर्टल या उन जगहों के करीब रहते हैं जहां आयामों के बीच की सीमाएं पतली होती हैं। ये अस्थिर द्वार अक्सर अस्थिर ऊर्जा का रिसाव करते हैं। इन ऊर्जाओं के संपर्क में आने से सामान्य भूतों के शरीर और दिमाग विकृत हो गए हैं, जिससे उन्हें अलौकिक क्षमताएं प्राप्त हुई हैं, जिससे वे अपनी नस्लीय सीमा को तोड़ सकते हैं। चूंकि प्राचीन के मकबरे के अंदर एल्ड्रिच भूत हैं, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एल्ड्रिच ऊर्जा से भरी जगह से जुड़ी एक दरार है और उस क्षेत्र में आयाम की सीमा बहुत पतली है। इवान ने मन ही मन सोचा और ऐसी जगह से दूर रहने का फैसला किया। उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन एल्ड्रिच ऊर्जा से भरी जगह के बारे में सोचने से ही उसे बुरा लग रहा था। दहाड़ दहाड़, जब इवान एल्ड्रिच भूतों के बारे में सोच रहा था तो गुफा के अंदर राक्षसों की दहाड़ें तेज हो गईं। लगभग 15 मिनट बाद गुफा से आने वाले राक्षसों की दहाड़ें पूरी तरह पागलपन से भरी हुई थीं। तैयार हो जाओ, वे बाहर आने वाले हैं। इवान ने टीम रेड के छाया मरे हुओं को चेतावनी दी और पीछे हट गया। इवान की चेतावनी सुनकर अल्बेलू, ब्राउन, विंड और लाइटनिंग भेड़ और गुफा के बाहर खड़े अन्य छाया मरे हुओं ने अपने हमलों की तैयारी की। गड़गड़ाहट, अचानक जमीन हिलने लगी और छाया मरे हुओं ने अपने पास आते भारी कदमों की आवाज सुनी।
लगता है कि वे अब एल्ड्रिच एनर्जी द्वारा लाए गए पागलपन को और नहीं झेल सकते, इवान ने कदमों की आवाज़ सुनते ही हल्के से टिप्पणी की। जैसे ही वे बाहर आएं, उन पर हमलों की बौछार करें। उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया। कुछ ही सेकंड में सभी छाया मरे हुओं ने कदमों की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी और महसूस किया कि राक्षस गुफा से बाहर निकलने वाले हैं। टीम रेड का नेता एडम अपने चेहरे पर एकाग्र भाव के साथ समूह के सामने खड़ा था। हमला! अचानक एडम ने ऊंची आवाज में चिल्लाया और गुफा के सामने गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से अलग स्तर तक बढ़ा दिया। जिस क्षण एडम ने गुरुत्वाकर्षण बढ़ाया, गुफा के अंदर मौजूद मध्य स्तर का राक्षस बाहर निकल आया। बाहर निकलने वाला राक्षस गहरे भूरे रंग की त्वचा वाली एक विशालकाय 10 मीटर लंबी छिपकली थी। छिपकली की हल्की पीली आंखें पागलपन से भरी हुई थीं, जो दर्शाती थीं कि वह पागलपन प्रेरण कौशल के प्रभाव में थी। जैसे ही छिपकली बाहर निकली, वह गुरुत्वाकर्षण में अचानक परिवर्तन से प्रभावित हुई, जिसने 1 सेकंड के लिए उसकी गति को रोक दिया। इसके साथ ही एडम के गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल द्वारा छिपकली को रोके जाने के क्षण में ब्राउन, अल्बेलू, गोबू, विंड और लाइटनिंग भेड़ सहित सभी छाया मरे हुए लोगों ने अपने हमले शुरू कर दिए। यदि मध्य स्तर की छिपकली अपने सही दिमाग में होती, तो उसे छाया मरे हुए लोगों द्वारा किए गए हजारों हमलों का विरोध करने का मौका मिल सकता था। हालांकि पागलपन प्रेरण कौशल के कारण छिपकली का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और वह सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। छिपकली छाया मरे हुए लोगों के हमलों से घायल हो गई और दर्द से दहाड़ने लगी। सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन छाया मरे हुए लोगों के हमलों से पूरी तरह तबाह हो गई और छिपकली का शरीर चकनाचूर हो गया। अगर 3 शुरुआती स्तर की पवन और बिजली भेड़ें नहीं होती जिन्होंने अपने कौशल का उपयोग करके गुफा की रक्षा की, तो गुफा भी शॉकवेव से पूरी तरह नष्ट हो गई होती। इवान को उम्मीद नहीं थी कि मध्यम स्तर का राक्षस पागलपन प्रेरण कौशल के कारण हमलों से खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करेगा, इसलिए जब उसने छिपकली के शरीर को चकनाचूर होते देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। छाया मरे हुए लोगों द्वारा किए गए हमलों के कारण गुफा के सामने का क्षेत्र अलग अलग तरह की रोशनी से चमक उठा और 1 सेकंड से भी कम समय में छिपकली का शरीर हमलों की बमबारी से खून के धुंध में बदल गया, अस्तित्व से गायब हो गया। पीछे केवल एक छोटी मुट्ठी के आकार का राक्षस को रह गया। अध्याय 789 स्कारलेट ब्लड रोज भाग 2। ओए, इसे आराम से करो, इसे ई मध्य स्तर रैंक 2 छिपकली को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखकर केवल एक राक्षस कोर को पीछे छोड़ते हुए इवान हताश स्वर में चिल्लाया। अपने छाया मरे को रोकना चाहता था ताकि वे 2 शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों को भी टुकड़े टुकड़े न कर दें। हालांकि इवान ने अपने छाया मरे को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षस पहले से ही छाया मरे द्वारा किए गए हमलों के अंदर फंस गए थे और मध्य स्तर रैंक 2 छिपकली के साथ गायब हो गए। मैंने अभी 2 और रैंक 2 छाया मरे पाने का मौका खो दिया। इवान ने जोर से शाप दिया क्योंकि उसने दोनों शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों के शरीर को खून के धुंध में बदलते और अपनी दृष्टि से गायब होते देखा। राक्षसों के शरीर गायब हो जाने के बाद टीम रेड के सदस्य बिना कुछ कहे इवान की ओर मुड़े और देखने लगे। उन्होंने सभी को इवान को हमला बंद करने के लिए चिल्लाते हुए सुना, लेकिन उसने बहुत देर से बात की, इसलिए उनके लिए बीच में ही अपना हमला रोकना असंभव था। टीम रेड के सभी शैडो अनडेड को अजीब भाव से देखते हुए इवान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यह उनकी गलती नहीं थी। लानत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मध्यम स्तर का रैंक 2 राक्षस पागलपन प्रेरण के प्रभाव के कारण हमलों को रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा। इवान ने गुफा की ओर चलते हुए धीमी आवाज में कहा। शैडो अनडेड के अनियंत्रित हमलों के कारण गुफा के आसपास का सैकड़ों किलोमीटर का इलाका उजाड़ भूमि में बदल गया। जमीन को ढकने वाली पीली घास गायब हो गई और छोटी चट्टानें धूल में बदल गईं। सभी प्रकार के तत्वों की अराजक रोशनी से चमकते गहरे गड्ढे हर जगह देखे जा सकते थे, जिससे यह आभास होता था कि सैकड़ों कोर रिवॉल्वर अभी अभी वहां लड़े थे। चलो अगली बार अपनी मारक क्षमता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने मूल्यवान साथियों के कीमती शवों को नष्ट न करें, इवान ने टीम रेड के सदस्यों से कहा जब वह उनके पास से गुजर रहा था। इवान की बात सुनकर टीम रेड के सदस्यों ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे भी जानते थे कि अधिक भाई बहनों को पाने के लिए उन्हें मारे गए लोगों के शवों को संरक्षित करने की आवश्यकता थी। गुफा के सामने आने के बाद इवान ने छिपकली द्वारा छोड़े गए मध्य स्तर रैंक 2 राक्षस कोर को उठाया और उसे अपने छाया भंडारण में फेंक दिया। राक्षस कोर को अपने छाया भंडारण में फेंकने के बाद उसने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा, जो हवा और बिजली की भीड़ों के प्रयासों के कारण मुश्किल से क्षतिग्रस्त हुआ था, और अंदर चला गया। एडम, अल्बेलू और गोबू ने गुफा में उसका पीछा किया। गोबू ने पहले ही पागलपन प्रेरण कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया था, इसलिए गुफा में प्रवेश करने पर इवान और अन्य छाया मरे प्रभावित नहीं हुए। इवान अल्बेलू और अन्य लोगों के साथ गुफा में और अंदर चला गया, और कुछ मिनट चलने के बाद वह एक कीचड़ भरे तालाब के सामने पहुंच गया। कीचड़ भरा तालाब 5 मीटर व्यास का था और उसके बीच में 6 पंखुड़ियों वाला एक गहरा लाल फूल खिल रहा था।
जब इवान ने फूल देखा तो उसे वही आभा महसूस हुई जो उसने गुफा के बाहर पहुंचने पर महसूस की थी और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे 3 राक्षस इस फूल की रखवाली कर रहे थे। इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ खुद से पूछा क्योंकि उसे फूल के बारे में कुछ भी असाधारण नहीं लगा। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और कीचड़ भरे तालाब को स्कैन किया। जब उसने कीचड़ भरे तालाब को स्कैन किया तो इवान दंग रह गया क्योंकि उसने देखा कि तालाब सैकड़ों मीटर गहरा था और इसका तल सभी प्रकार के राक्षसों, मनुष्यों और अन्य प्रजातियों के लोगों की हड्डियों से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि यह फूल सामान्य नहीं है, इवान ने खुद से कहा जब उसने तालाब के तल पर हजारों हड्डियों को देखा और अपना हाथ बढ़ाया। बर्फ की जंजीर, उसने कहा और बर्फ की जंजीर का उपयोग करके फूल को चुनने की कोशिश की। लेकिन इवान को आश्चर्य हुआ जिस क्षण बर्फ की जंजीर फूल के 1 मीटर के दायरे में प्रवेश करती है, फूल से एक गहरी लाल आभा निकलती है और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई बर्फ की जंजीर अनगिनत छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखकर इवान ने एक भान उठाए और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। तो तुम कठिन खेलना चाहते हो, उसने कहा और एक बार फिर बर्फ की जंजीर का उपयोग किया। लेकिन पहले से अलग, इस बार बर्फ की चेन का रंग गहरा काला था क्योंकि विश्वसार के बजाय उसने चेन बनाने के लिए आदिम छाया ऊर्जा का इस्तेमाल किया। काली बर्फ की चेन फूल की ओर बढ़ी और पहले की तरह फूल ने एक बार फिर एक गहरी लाल आभा छोड़ी जो चेन को नष्ट करना चाहती थी। दुर्भाग्य से फूल के लिए इस बार बर्फ की चेन लाल आभा के संपर्क में आने पर केवल चटक गई और पिछली बार की तरह टूट नहीं गई। इवान ने बर्फ की चेन को नियंत्रित किया और इसे फूल के चारों ओर लपेट दिया। एक बार जब बर्फ की चेन फूल के चारों ओर लपेटी गई तो उसने चेन खींची और फूल को एक झटके में तालाब से बाहर निकाल दिया। जैसे ही फूल को तालाब से तोड़ा गया, उसका मैला पानी क्रिस्टल साफ होने लगा और आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किए बिना भी लोग तालाब के तल पर हड्डियों के छोटे छोटे पहाड़ देख सकते थे। इवान द्वारा सफलतापूर्वक फूल को तोड़ने के बाद फूल से निकलने वाली विनाशकारी लाल आभा गायब हो गई और बर्फ की चेन चटकना बंद हो गई। हालांकि फूल के चारों ओर की लाल आभा गायब हो गई, लेकिन इवान ने लापरवाही नहीं बरती और फूल को पकड़ने से पहले अपने हाथ को प्राइमोर्डियल शैडो एनर्जी से ढक लिया। फूल को पकड़ने के बाद इवान ने उसे देखा और उसका विवरण तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गया। इवान ने फूल का विवरण पढ़ा और फूल का विवरण पढ़ते ही उसका खून उत्साह से उबलने लगा। स्कारलेट ब्लड रोज, एक दुर्लभ फूल जो विभिन्न प्रकार के लोगों के रक्तसार को अवशोषित करने के बाद ही खिलता है। स्कारलेट ब्लड रोज की पंखुड़ियां शुद्ध रक्त ऊर्जा से भरी होती हैं जो उपभोक्ता की रक्त रेखा की शक्ति को बढ़ा सकती हैं या निष्क्रिय रक्त रेखा की शक्ति को जगा सकती हैं। अध्याय 790 आप क्या कर रहे हैं? भाग 1। इवान पवन और बिजली की भेड़ पर सवार होकर नक्शे पर चिन्हित दूसरे स्थान की ओर बढ़ रहा था। दूसरे स्थान की ओर बढ़ते समय उसने शुरुआती स्तर रैंक 1 सोल बीकन को पुनः प्राप्त किया जिसे उसने शिकार के दौरान आपात स्थिति के मामले में उपयोग करने के लिए पहले गिरा दिया था। चूंकि टीम रेड की मारक क्षमता उसकी शुरुआती अपेक्षाओं से अधिक थी, इसलिए इवान ने स्कारलेट ब्लड रोज इकट्ठा करने के बाद उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया और प्रत्येक समूह को राक्षसों द्वारा संरक्षित खजाने को इकट्ठा करने के लिए नक्शे पर चिन्हित एक अलग स्थान पर जाने का आदेश दिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कुछ घंटों में नक्शे पर चिन्हित स्थानों से सब कुछ इकट्ठा करने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने अपने हाथ में गहरे लाल फूल को देखते हुए कहा। स्कारलेट ब्लड रोज, एक दुर्लभ फूल जो विभिन्न प्रकार के लोगों के रक्तसार को अवशोषित करने के बाद ही खिलता है। स्कारलेट ब्लड रोज की पंखुड़ियां शुद्ध रक्त ऊर्जा से भरी होती हैं जो उपभोक्ता की रक्त रेखा की शक्ति को बढ़ा सकती हैं या निष्क्रिय रक्त रेखा की शक्ति को जगा सकती हैं। मुझे बस फूल की पंखुड़ियों का सेवन करना है और अपने रक्त रेखा की शक्ति को बढ़ाने या निष्क्रिय रक्त रेखा को जगाने के लिए उनके अंदर की रक्त ऊर्जा को परिष्कृत करना है, उसने धीमी आवाज में कहा और थोड़ा हिचकिचाया। डूमब्रिंगर ब्लडलाइन आंशिक रूप से जागृत के वर्तमान प्रभाव, सभी शैडो प्रकार के कौशल की शक्ति में 20% की वृद्धि हुई है। आपके सभी आक्रमण प्रकार के कौशल अब डूमब्रिंगर रक्त रेखा का सार ले जाएंगे और आपके लक्ष्य की रैंक की परवाह किए बिना तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने की 0.1% संभावना होगी। डूमब्रिंगर रक्त रेखा के अभिशाप के कारण आपकी किस्मत 10% कम हो जाती है। इवान की रक्त रेखा की शक्ति काफी मजबूत थी, खासकर इसका तत्काल मृत्यु प्रभाव। हालांकि वह स्कारलेट ब्लड रोज का सेवन करने और इसके अभिशाप के कारण अपने रक्त रेखा को और बढ़ाने में हिचकिचाया। उसका वंश अभी भी आंशिक रूप से जागृत था, लेकिन उसके अभिशाप ने उसके भाग्य को 20% कम कर दिया। ये केवल उसके शीर्षक आदिम छाया क्षेत्र के निर्माता के कारण है कि उसके वंश का अभिशाप प्रभाव 50% कम हो गया है, जिससे भाग्य में 20% की कमी 10% हो गई है। उसे डर था कि अगर उसने स्कारलेट ब्लड रोज का इस्तेमाल किया तो यह उसके वंश को पूरी तरह से जागृत कर सकता है, जिससे उसका भाग्य और कम हो सकता है और संभवतः प्राचीन के मकबरे के अंदर रहते हुए उसकी मृत्यु हो सकती है। इसे भूल जाओ, मैं मकबरे से निकलने के बाद इसका इस्तेमाल करूंगा।
इवान ने खुद से कहा, अगर जाने के बाद मेरी किस्मत नीचे तक गिर भी जाती है तो भी मैं किसी तरह इससे निपट लूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ ड्रैड्स की बंद दुनिया में रहूंगा। और स्कारलेट ब्लड रोज को अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। बाद में स्कारलेट ब्लड रोज का इस्तेमाल करने का फैसला करने के बाद इवान उन दूसरी जगहों पर गया जहां टीम ब्लैक ने खजाने ढूंढे थे। मैदान में सबसे शक्तिशाली राक्षस मध्य स्तर रैंक 2 थे, इसलिए उसे नक्शे पर चिन्हित चीजों को इकट्ठा करने के दौरान कोई समस्या नहीं हुई। उसने जो दूसरी टीम भेजी थी उसमें भी 500 से ज्यादा शैडो मरे हुए लोग थे, जिनमें अल्बेलू और ब्राउन भी शामिल थे, इसलिए उन्होंने राक्षसों द्वारा संरक्षित वस्तुओं को भी आसानी से इकट्ठा कर लिया। टीम ब्लैक ने नक्शे पर कुल 9 स्थानों को चिन्हित किया था और सिर्फ 5 घंटों में इवान और उसके शैडो मरे हुए लोगों ने 8 जगहों से खजाने इकट्ठा कर लिए। इन 5 घंटों के दौरान इवान ने कई अन्य लोगों की उपस्थिति महसूस की, जो मकबरे के अन्य स्थानों की खोज करने के बाद मैदान में दाखिल हुए थे। अनावश्यक संघर्षों से बचने और अपना समय बर्बाद न करने के लिए इवान ने बुद्धिमानी से उन सभी लोगों से दूरी बना ली। मैदान में उसने जो सबसे मजबूत व्यक्ति देखा वह शुरुआती स्तर का रैंक 2 में का ड्रॉइड था, और वह व्यक्ति तुरंत भाग गया जब उसने हजारों छाया मरे हुओं की उपस्थिति महसूस की। जब इवान मानचित्र पर चिन्हित अंतिम स्थान की ओर बढ़ रहा था तो वह टीम रेड के दूसरे समूह से मिला जो उसी दिशा में जा रहा था। क्या आपको अंतिम स्थान से कुछ उपयोगी मिला? इवान ने 9वें स्थान की ओर बढ़ते हुए अल्बेलू से पूछा। स्कारलेट ब्लड रोज प्राप्त करने के बाद उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसका उपयोग वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मौके पर कर सके। यहाँ तक कि अल्बेलू और उसकी टीम को केवल रैंक 2 सामग्री या जड़ी बूटियां ही मिली, जिनका उपयोग वह उन्हें औषधि में बदलने या कलाकृतियां बनाने के बाद ही कर सकता था। हमें यह विश्वसार मोती अंतिम स्थान से मिला है, अल्बेलू ने इवान की बात सुनकर कहा और उसे एक छोटा गहरा नीला मोती दिया। इवान ने अल्बेलू से मोती लिया और इसके विवरण को पढ़ने के बाद उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। विश्वसार मोती, एक छोटा मोती जिसके अंदर शुद्ध विश्वसार होता है। इस मोती को परिष्कृत करने से आपके कोर के अंदर विश्वसार की मात्रा बढ़ सकती है। आखिरकार कुछ उपयोगी। इवान ने मोती के विवरण को पढ़ने के बाद एक सुखद आवाज में कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। जिस क्षण उसने मोती निगला, मोती टूट गया और उसके अंदर का शुद्ध विश्वसार उसके आदिम सम्राट कोर की ओर बढ़ गया। इवान का आदिम सम्राट कोर तेज गति से घूमने लगा और मोती से सारा विश्वसार अवशोषित कर लिया। कुछ ही मिनटों में इवान का कोर, जो मध्य स्तर रैंक 1 का 13% था, मध्य स्तर रैंक 1 के 26% तक पहुंच गया। मोती को परिष्कृत करने के बाद इवान दंग रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका कोर सिर्फ एक मोती को परिष्कृत करने से पूरे 13% की प्रगति करेगा। आगे बढ़ने के लिए आदिम सम्राट कोर को सामान्य कोर की तुलना में बहुत अधिक विश्वसार की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी यह सिर्फ एक मोती को परिष्कृत करने से 13% की प्रगति करता है। इवान चौंक कर बोला और हल्की सी आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... अगर एक सामान्य मध्य स्तर रैंक 1 कोर इवॉल्वर ने उस मोती को परिष्कृत किया था, उनका कोर 30 से 35% तक आगे बढ़ सकता था। विश्वसार मोती को परिष्कृत करने के बाद इवान मानचित्र पर चिन्हित अंतिम स्थान की ओर बढ़ना जारी रखा। वोला कभी भी उसके पीछे चल रहा था, एक पवन और बिजली की भीड़ पर सवार होकर। वह मैदान के बाहर का नक्शा बनाने की प्रक्रिया में था और टीम ब्लैक इस मामले में एक आदर्श काम कर रही थी। समय समय पर इवान को अपने विश्वसार का उपयोग करके टीम ब्लैक के कुछ सदस्यों को फिर से बुलाना पड़ा, क्योंकि वे मकबरे की जांच करते समय राक्षसों या शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा मारे गए थे। कुछ मिनटों के बाद इवान मानचित्र पर चिन्हित अंतिम स्थान से बस कुछ हजार किलोमीटर दूर था। गड़गड़ाहट, धमाका। अचानक उसने अंतिम स्थान की दिशा से लड़ाई की आवाज सुनी। जब इवान ने ऊर्जा तरंगों को महसूस किया और मानचित्र को देखा तो उसने एक भान उठाए। आखिरी स्थान पर खजाने की रखवाली करने वाला राक्षस एक मध्यम स्तर का रैंक 2 राक्षस है, उसने कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह ... मुझे मत बताओ कि किसी ने उसका स्थान ढूंढ लिया है और वह उस खजाने को पाने के लिए उससे लड़ना शुरू कर दिया है जिसकी वह रखवाली कर रहा है। इस पूरे समय के दौरान इवान ने अन्य प्रजातियों के लोगों से किसी भी अनावश्यक संघर्ष से बचने के लिए उनसे दूरी बनाए रखी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनसे डरता था। उसकी छाया मरे हुए लोगों की वर्तमान संख्या और उसकी अपनी शक्तियों के साथ मकबरे में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसके लिए कोई खतरा पैदा कर सकते थे। चलो पहले देखते हैं कि राक्षस किस चीज़ की रखवाली कर रहा है। अगर यह मेरे लिए बहुत मूल्यवान या बेकार चीज़ नहीं है तो मैं मैदान छोड़कर बिना कुछ किए पहाड़ी क्षेत्र की ओर चला जाऊंगा, लेकिन उसने कहा और लड़ाई की दिशा में देखा। उद्धरण चिन्ह ... अगर राक्षस जिस चीज़ की रखवाली कर रहा है वह मेरे लिए उपयोगी साबित होती है तो मैं उसे विनम्रतापूर्वक ले लूंगा। अपना निर्णय लेने के बाद इवान ने पवन और बिजली भीड़ को अपनी गति बढ़ाने और ऊर्जा तरंगों की दिशा में जाने का आदेश दिया।
पवन और बिजली भेड़ अभी तक अपनी चपलता का उपयोग करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब इवान ने उसे और भी तेज चलने के लिए कहा तो भेड़ ने अपने कौशल का उपयोग किया और पवन और बिजली उसके शरीर से फूट पड़ी, जिससे उसकी चपलता और भी बढ़ गई। जैसे ही इवान गंतव्य के करीब पहुंचा और उसने ऊर्जा तरंगों को करीब से महसूस किया, उसके चेहरे पर भ्रम की झलक दिखाई दी। मैं उस दिशा से आने वाली 5 अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगों को क्यों महसूस कर सकता हूं? इवान ने खुद से पूछा और अपने चेहरे पर एक अजीब सी नज़र के साथ लड़ाई की दिशा में देखा। कुछ मिनटों के बाद वह मानचित्र पर चिन्हित स्थान से बस कुछ 100 किलोमीटर दूर था और खजाने की रखवाली करने वाला मध्य स्तर का रैंक 2 राक्षस आखिरकार उसकी नज़र में आ गया। खजाने की रखवाली करने वाला राक्षस 5 मीटर लंबा वानर था। जब इवान ने वानर को देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि मध्य स्तर का रैंक 2 वानर गहरे घावों से ढका हुआ था और मरने की कगार पर था। ये राक्षस तो पहले ही मर चुका है, तो अब ये लोग किससे लड़ रहे हैं? इवान ने हैरान स्वर में कहा और दूर से देखा तो देखा कि 4 लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं।